हेमोफीलिया। कमेंट रुका हुआ है आप लोगों का। चलिए, गुड मॉर्निंग कृष्ण कुमार केसरी जी। क्रैश कोर्स का बुक अक्टूबर में मिल जाएगा। हाँ, जय माँ सरस्वती, राधे राधे। कमेंट एकदम रुका हुआ है, क्यों समझ नहीं आ रहा। सत्यम, चला कमेंट चला, आ गए कम फास्ट हो गया। ठीक, हीमोफीलिया अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा तबीयत आज सही नहीं है तो ज़्यादा चिल्ला नहीं पाएंगे। हर हर महादेव। ठीक है सर। अच्छा, पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हीमोफीलिया पढ़ लिया तो। दो चैप्टर और बच्चे हैं इस महीने में, वो पारिस्थितिकी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि 4-5 तारीख तक पर्यावरण भी चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद सिर्फ वन शॉट और ऑब्जेक्टिव लेना है मुझे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बस यही करेंगे। कल बात हुई है सर से, सर ये बोले हैं 10 दिन की बात है कि 10 दिन में आप अपना चैप्टर या बुक खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप वन शॉट और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेते रहिए जब तक लेना मन करे। ठीक, सुमित जी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आवाज़ जा रही है ना, आवाज़ के बारे में थोड़ा सा सोलो हो जाए, हो सकता है, क्योंकि आवाज़ तेज़ निकलेगी नहीं मुझसे आज। प्रणाम सभी को। तबीयत सही नहीं है बाबू, थोड़ा सा थकान हो गया और कुछ नहीं। चलो, आज जो पहला टॉपिक हम लोग लेंगे, उस टॉपिक को हम लोग कहेंगे समस्थैतिकता। क्या पढ़ेंगे? समस्थैतिकता, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं होम्योस्टैटिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आई थिंक यही बोला जाता है, जिस बच्चे ने भी लिखा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। चलो, सबसे पहला हेडिंग हम लोग ले रहे हैं क्या? समस्थैतिकता या होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैसिस, या इसी को हम लोग लिखते हैं हिंदी में समस्थैतिकता। समस्थैतिकता, समस्थैतिकता या होम्योस्टैटिस, इतनी बस। अगर इसके पहले समस्थैतिकता या होम्योस्टैटिस आप लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो उसकी परिभाषा आप लोगों को पहले से पता होगी। जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो इस क्रिया को समस्थैतिकता या होम्योस्टैटिस कहते हो। और वातावरण में ढालने का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, गर्म क्षेत्र में भी हम लोग ले लेते हैं, ठंडे क्षेत्र में भी रह सकता है मनुष्य, तो आवश्यकता अनुसार कपड़े भी पहनना, गर्मी के समय में हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडा के समय में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बाह्य वातावरण को किसी वस्तु की सहायता से क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। पर हमारे शरीर की आंतरिक संरचना जो होती है, उसमें जो तापमान होता है वो हमेशा कैसा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो हम अपने शरीर में जो समस्थैतिकता लाते हैं वो दो रूप से लाते हैं, या तो भौतिक रूप से ले आए या बिहेवियर रूप से ले आए, मतलब फिजियोलॉजिकल ले आए या व्यवहारिक ले आए। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब हम अपने शरीर में परिवर्तन करें, और बिहेवियरल कहने का मतलब हम स्थान बदल लें, बाहर ठंडक पड़ रही है तो घर में रूम के अंदर चले आए, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो, तो इसमें लिखोगे क्या? प्रणाम सभी को मेरी तरफ से। जब कोई जीव, इसमें लिखोगे जब कोई जीव, अरे यार, जब कोई जीव, दो दो नंबर के क्वेश्चन ये सब पूछे हुए हैं तो उसको लेके उतना पैनिक मत होइएगा। जब कोई जीव अपने आप को, अपने आप को वातावरण में, वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो, वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो, क्रिया करता है, तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को, इस क्रिया को समस्थैतिकता कहते हैं। समस्थैतिकता, समस्थैतिकता कहते हैं, समस्थैतिकता कहते हैं। यह क्रिया, यह क्रिया दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से, यह क्रिया दो प्रकार से होती है।
पहला है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिस, या इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक समस्थैतिकता, भौतिक समस्थैतिकता। और दूसरा है बिहेवियर होम्योस्टैटिस, बिहेवियर होम्योस्टैटिस या व्यवहारिक, व्यवहारिक समस्थैतिकता, समस्थैतिकता, व्यवहारिक समस्थैतिकता। ठीक है अमन जी, वही है, ठीक है ना, परेशान मत होइए आप। दो दो नंबर में जो पूछा हुआ है, भले एक ही बार पूछा हुआ है या एक एक नंबर में पूछा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे, ठीक है ना। दो चैप्टर और है इसके बाद, एक है पर्यावरण का और एक है पारिस्थितिकी वाला, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी भी लगभग इसी के तरीके का ही है, तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे। चलो इतनी बात हो गई। कोई मुझे फिजियोलॉजिकल, प्रिंस सर दिल्ली गए हुए बाबू, ठीक है ना, कोई मुझे ये बताए समस्थैतिकता, फिजियोलॉजिकल वाला और व्यवहारिक वाला। नहीं टीबी स्टूडेंट जी, टारगेट बोर्ड, शैलेश कुमार जी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। मधुपुरा के दर्शी से प्रणाम। अरे जल्दी करो यार, मेरा तबीयत सही हो जाए तब सही है। दो चैप्टर और है बाबू, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। चलो जो ये वाला हिस्सा है फिजियोलॉजिकल वाला, ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी जब लगी तो पसीना होने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगे तो कपकपी आने लगती है, तो ये सब रखोगे किसमें, फिजियोलॉजिकल या भौतिक समस्थैतिकता में। और भौतिक समस्थैतिकता मतलब वो दिखाई देता है भौतिक रूप से, जैसे कह रहा है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो ये सब लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देंगे। और व्यवहारिक रूप से हम क्या करेंगे, अपना स्थान ही बदलेंगे, बाहर ठंडा पड़ रहा ज़्यादा तो घर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। एक नंबर, दो नंबर में पूछा होम्योस्टैटिक या समस्थैतिकता किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलो कोई बच्चा नमस्कार किया है अपनी भाषा में, ठीक है ना, विकास कुमार जी, उसी का जवाब है आई थिंक वही। चलो ठीक है, तो इसमें पहले वाला अगर लिखा जाए हम लोग, भौतिक समस्थैतिकता को, भौतिक समस्थैतिकता, भौतिक समस्थैतिकता, तो इसमें लिखोगे वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण, परिवर्तनों के कारण जीव की शारीरिक संरचना में, जीव के शारीरिक संरचना में, शारीरिक संरचना में जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें भौतिक समस्थैतिकता कहते हैं, उन्हें भौतिक समस्थैतिकता, भौतिक समस्थैतिकता कहते हैं, कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हो, जैसे में क्या लिख सकते हो, पसीना आना, पसीना आना, कपकपी, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ये हो जाएगा क्या, भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे, भौतिक परिवर्तन। इसी को अन्य अनुकूलन और उसमें क्या बोलते हो, समस्थैतिकता में अंतर है। अनुकूलन तुम माहौल के हिसाब से कर रहे हो, माहौल कहने का मतलब ये है कि तुम अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया नहीं कर रहे हो, ढाल चुके हो। अनुकूलन मतलब वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाना, ठीक है ना। जैसे नाखूनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो अनुकूलन धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं ऐसे नाखूनी की पत्तियां गायब हो गई होंगी, पर ये अचानक होगा, ठीक है ना। समझते जी मिस्टर अभी जी, कोई लेट नहीं हुआ बाबू, ठीक है ना। ये आज तक पूछा नहीं है, बुकलेट उठाओगे पूछ देखिए मिल जाएगा उसमें, ठीक। दूसरे को कहोगे क्या, व्यवहारिक,
दूसरे को कहोगे व्यवहारिक, व्यवहारिक समस्थैतिकता। तो इसमें क्या लिखोगे, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण जब व्यक्ति अपने स्थान को ही परिवर्तित कर देता है। तो इसमें क्या लिखोगे, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण, परिवर्तनों के कारण जब कोई जीव अपने वातावरण में, अपने स्थान में, अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो, में परिवर्तन करता है तो इस क्रिया को व्यवहारिक, इस क्रिया को व्यवहारिक परिवर्तन समस्थैतिकता कहते हैं। व्यवहारिक समस्थैतिकता, व्यवहारिक समस्थैतिकता कहते हैं, व्यवहारिक समस्थैतिकता कहते हैं। जैसे बाह्य वातावरण में, जैसे करके यहाँ लिख लो, जैसे बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने पर जीव अपने आवास या निवास की तरफ गति करता है, की तरफ गति करता है। तो अगर पूछेगा समस्थैतिकता किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समस्थैतिकता किसे कहोगे, जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में परिवर्तन ढालने की क्रिया करता है, तो इस क्रिया को क्या कहोगे, समस्थैतिकता। कितने तरीके से ढाल सकता है, 2 तरीके से, या तो अपने भौतिक परिवर्तन करेगा, समस्थैतिकता लाएगा, या तो व्यवहारिक लाएगा। भौतिक परिवर्तन जब भी करेगा, वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे होंगे वो लक्षण उसके शरीर में क्या होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है ना। नहीं, अनुकूलन ये नहीं है, ठीक है ना आयान जी। और दूसरी चीज क्या है, व्यवहारिक समस्थैतिकता, वो अपना स्थान ही क्या होगा, बदल देगा, ठीक है ना। ठीक है, लिखते रहिए, अच्छी बात है अगर लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं, जिसमें देखो जीवित वस्तुएं जो वातावरण पे अपना प्रभाव डालती हैं, ठीक है ना। जैसे वो चार्ट आप लोग बनाए थे पोषण के आधार पर, स्वपोषी, परपोषी, फिर स्वपोषी 2 प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, फिर परपोषी 4 प्रकार के, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी, फिर परजीवी 2 प्रकार के, पूर्ण परजीवी, आंतरिक परजीवी, फिर वो भी 2 प्रकार के, पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, ऐसे करके, ठीक है ना। डीएनए का पता नहीं, आगे हम बात समझ नहीं पा रहे, ठीक है। नहीं, हमसे बात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। पीडीएफ से पढ़ना अच्छी बात नहीं है, टाइम से खत्म हो जाएगा, आप लोग परेशान मत रहिए, सारे हेडिंग छोटे छोटे जितने भी बने, ठीक है ना। ये है समस्थैतिकता, इतना। ठंडी, हाँ हो सकता है, ऐसे क्या करो, ऐसा नहीं होगा क्या। द्विरूपता और बहुरूपता अगला दिया है एक, ठीक है ना। एक दिया है द्विरूपता और बहुरूपता, द्विरूपता एवं बहुरूपता, द्विरूपता एवं बहुरूपता। इसको लिखा है डाइमॉर्फिज्म, और इसको लिखा है एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो मार्फोलॉजी हम आप लोगों को पहले बताए हुए हैं कि मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हो, किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी, और किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटोमी, ठीक है ना। ये 2 चीजें आप लोगों को पहले क्लियर है। यहाँ लिखा है एक शब्द डाई, डाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पॉली लिखा है, पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक, इसलिए अधिक को इसमें लिखा है बहु। मॉर्फिज्म मतलब रूप या बाह्य संरचना, तो किसी जीव की बाह्य संरचना 1 से अधिक होगी तो उसे बहु पॉलीमॉर्फिज्म में रखोगे, और 2 तरीके के होंगे तो उसे कहोगे किसमें, डाइमॉर्फिज्म। जैसे कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी है मनुष्यों का, लिखते हो मनुष्य, ठीक है ना, लिखते हो क्या, ह्यूमन, पर ह्यूमन में एक मेल बॉडी होती है और एक फीमेल बॉडी होती है,
तो मनुष्यों में अगर पूछेगा क्या पाया जाता है, तो मनुष्यों में पाया जाता है द्विरूपता या डाइमॉर्फिज्म। लेकिन अगर एक वर्ड लिखा हो हनी बी, मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों का शारीरिक संरचना एक ही तरीके का होता है, पर उसमें कई प्रकार की मधुमक्खियां। एक होता है क्वीन हनी बी, रानी मक्खी, एक होता है वर्कर, ठीक, श्रमिक जिसको कहते हो, और एक होता है डोनर, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की उसमें मक्खियां पाई जाती हैं। तो शरीर एक लेकिन शारीरिक संरचना अलग अलग, तो उसे कहोगे क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर कह रहा है कि शरीर 2 है लेकिन स्पीसीज एक ही है, तो उसको रखोगे इसमें द्विरूपता में। तो सबसे पहले द्विरूपता को लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो ठीक है, नोट्स यार हम दे चुके हैं, जो टाइप अपलोड करते हैं, पता नहीं क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। डाइमॉर्फिज्म, शायद आप ही लोगों में से कोई बच्चा कल कॉल सेंटर में कॉल किया था, वो जब आए हमारे पास पूछने, तब भी हम उनको बोल चुके, पेन ड्राइव दिखा चुके कि देखिए चला गया, पर फिर पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। सर कौन सा बुक खरीदे, बुक अभी मत खरीदो, ठीक है ना। चलो आगे पे लिखा है डाइमॉर्फिज्म या द्विमॉर्फिज्म। इसमें लिखोगे जब एक ही प्रजाति, जब एक ही प्रजाति, कहीं कुछ बैठा है क्या यार, मच्छर वगैरह, जब एक ही प्रजाति के जीवों की शारीरिक संरचना में, जीवों की शारीरिक संरचना में आकार, शारीरिक संरचना में आकार, माप तथा भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण मतलब जो दिखाई दे, भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक लक्षणों के आधार पर भिन्नता दिखाई दे, तो भिन्नता दिखाई दे तो इसे द्विरूपता कहते हैं, द्विरूपता कहते हैं। जैसे लिख सकते हो यहाँ पे क्या, जैसे इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो इसमें मनुष्य, जैसे लिख सकते हो मनुष्य, ठीक। और मनुष्यों में एक होता है क्या, नर, और एक होता है मादा, नर एवं मादा। तो मानव जाति एक ही है, मानव की स्पीसीज एक ही है, पर उसके शारीरिक संरचना में क्या है, अंतर है, ठीक है ना। 2 नंबर में इतना ज्यादा नहीं होगा, मुझे तो ये तो कम लग रहा है कि बहुत कम है, ठीक है ना। 2 नंबर में इतना ज्यादा नहीं लग रहा। अब इसी में संख्या गिनो, 1 2 3, 3 शब्द पहली लाइन में, तो दूसरे शब्द में 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 लाइन लिखे हो, या ये लिख लो 2 लाइन और, 3 5 15 शब्द लिखे हो, 2 नंबर में 15 ही शब्द लिखोगे तुम। ये है, हो, रहे, के, जब, ये सब नहीं गिना जाता, ठीक है ना। ठीक है सुमित कुमार जी, आपकी बात सही है, 1 शॉट जब आएगा तो उस बात का हम ध्यान रखेंगे। आज कमेंट बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का, किसी का आ रहा है, किसी का अचानक निकल जा रहा है। आशीष कुमार जी सारे चैप्टर के नोट्स दे चुके हैं, 11 चैप्टर तक उनको हम। डीएनए का एक्स किरण परिवर्तन मतलब आकेडा कैसे, किसने दिया है, समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, क्या लिखे हैं। और दूसरा था पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता, दूसरा था पॉलीमॉर्फिज्म या इसी को क्या कहोगे, बहुरूपता। बहुरूपता इसमें लिखोगे जब एक ही जीव की जातियों में, जब एक ही जीव की जातियों में, जब एक ही जीव की जातियों में उनकी शारीरिक संरचना, उनकी शारीरिक संरचना एक दूसरे से पूरी तरह
भिन्न हो तो भिन्न हो तो इसे बहुरूपता कहते हैं। बहुरूपता कहते हैं। यहाँ पर लिखोगे जैसे, जैसे क्या लिखो, मधुमक्खी लिख सकते हो, जैसे मधुमक्खी। ठीक है ना। इसमें कितने तरीके के होते हैं, मान लो 3। एक होते हैं श्रमिक, एक होते हैं ड्रोन, और एक होती है रानी मक्खी। तो प्रजातियां एक ही हैं, शारीरिक संरचना एक ही है, पर एक ही छत्ते में 3 तरीके के होते हैं। नहीं शुभम कुमार जी, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आप लिख रहे हैं सुशांत जी, तो ठीक है ना। तो अगर ये पूछेगा बहुरूपता और द्विरूपता, तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हम लिख कर थोड़ा हट जाएं, ठीक, साथ में लिख लो, याद रहेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। कल का पीडीएफ नहीं मिला है सर, बायोलॉजी का टाइम 1 भेज ये प्लीज। लिख के पढ़ाइए सर जी, समझ नहीं आ रहा। लिख ही तो रहे हैं भाई। फिर क्या लिखोगे, अगला टॉपिक है जनन पृथकता। अगला टॉपिक है जनन पृथकता। तीसरा इसमें ले लो, जनन पृथकता। जनन पृथकता, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना, ठीक है ना। जैसे कोरोना के टाइम पे आइसोलेट हो जा रहे थे जब थोड़ा बहुत लक्षण दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। ठीक है चलो। सर आप बहुत क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्यों। ठीक है, अभी हम आपको टाइम देंगे, अर्जुन जी, आई थिंक आपका नाम है अंजुम जी। अभी आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम बता देंगे फिर क्या छूट रहा है। तो लिखोगे क्या, अच्छा जनन पृथकता, जनन मतलब जैसे कह रहा है कि गाय है, उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं, जर्सी, साहिवाल, फिजिशियन, ऐसे करके। वैसे शेर है, चीता है, लायन है, ठीक है ना, पर स्पीसीज सेम है, भौतिक परिवर्तन में थोड़ी थोड़ी क्या है, उनमें परिवर्तन है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक शेर को और एक बाघिन को एक साथ रखा जाए तो उसमें जनन की क्रिया होगी, लेकिन लगभग स्पीसीज तो सबकी क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। पीतरी यादव जी, पीडीएफ से अंडरलाइन करके हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बड़ी बात तो यही दिक्कत है, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी टाइम आप लोगों को 15 अक्टूबर हम दिए थे, वहाँ तक खत्म कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ मुझे 1 शॉट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेना है, और कुछ नहीं। कल प्रिंस सर यही बोले हैं, और कुछ नहीं, ठीक है ना। कि सर पीछे जो सर पहले पढ़ा के गए थे, तो उसको अगर आप फिर से वहीं से शुरू करेंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी, तो उससे अच्छा आप अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ 1 शॉट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे हफ्ते वीक भर यही करते रहिए आप, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। तो जनन पृथकता में क्या लिखोगे, लिखोगे समा दो लगभग समान जातियों में जनन की क्रिया प्राकृतिक रूप से नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से नहीं होती, प्राकृतिक रूप से नहीं होती है, जिस क्रिया जिसके कारण, जिसके कारण इसे जनन पृथकता, जनन पृथकता कहते हैं, कहते हैं। लेकिन जनन पृथकता कहते हैं, लेकिन इन्हें उचित वातावरण देकर, उचित वातावरण देकर, ठीक है ना। बाड़ लिख लो, बाड़ मतलब घेरा होता है, या पिंजरा लिख लो, पिंजरा में जनन की क्रिया कराई जा सकती है, जनन की क्रिया कराई
जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता है, आप लोग देखे होंगे, दुनिया में सबसे पहले खच्चर नहीं थे, मतलब खच्चर नाम के कोई जीव दुनिया में नहीं हुआ करते थे, ठीक। पर खच्चर आप लोग रोड पे बहुत सारे देखते होंगे, सड़कों पर, ठीक है ना। खच्चर आप लोग रोड पे बहुत ज़्यादा देखते होंगे। तो जब एक गधा हो और दूसरी गधी हो, गधी नहीं सॉरी, घोड़ी हो, ठीक है ना, लगभग एक जैसे ही हैं दोनों प्रजातियां, लेकिन इसमें जनन की क्रिया अगर करा दी जाए, प्राकृतिक रूप से होगा नहीं खुले वातावरण में, इसमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से कराया जाएगा, अगर ज़्यादा दिनों के लिए एक साथ उसको रख रहा उचित वातावरण देकर, तो ठीक है ना। तो इसमें जो पैदा होगा उसी को कहोगे क्या, खच्चर। तो इस क्रिया को जनन पृथकता कहते हो, ठीक है ना, ठीक। हाँ, चलो कितनी बात समझ में आ गई। जनन पृथकता आप लिख लोगे 2 नंबर के क्वेश्चन में। ये कह रहा है दो लगभग समान प्रजातियों में जनन की क्रिया प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण इसे जनन पृथकता कहते हैं, लेकिन इन्हें उचित वातावरण देकर बाड़ या पिंजरे में जनन की क्रिया कराई जा सकती है, जैसे गधा और घोड़ी के बीच में, ठीक है ना। तो जनन की क्रिया कराओगे उचित वातावरण रूप से, कृत्रिम रूप से, तो उसे क्या कहोगे, खच्चर कहोगे। कमेंट रुका हुआ है पूरा सबका, और समझ में आ नहीं रहा कुछ कि क्या कोई पूछ रहा है। खाली प्रीति यादव जी ये कमेंट भर भर के लिख रही हैं कि अंडरलाइन कर करके पीडीएफ लाइए, अंडरलाइन करके पढ़ा दीजिए, ठीक। चलो अगला लिखा है, अगला लेते हैं चौथा टॉपिक। अच्छा, पीडीएफ के समर्थन में कितने लोग हो, कमेंट क्यों रुका हुआ, यही तो नहीं समझ में आ रहा। अभी भी कमेंट रुका हुआ है। पीडीएफ के समर्थन में कितने लोग हो, जरा एक बार यस लिखो कि पीडीएफ में अगला चैप्टर अंडरलाइन करके पढ़ा दें। चलो बताओ। अगला है परभक्षण, अगला है परभक्षण, प्रीडिएटर भी लिख सकते हो। कमेंट क्यों रुका हुआ है, सारे चैप्टर का वन शॉट होगा मनीषा सिंह जी। परभक्षण पता नहीं कमेंट क्यों रुका, इसमें लिखोगे एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक वातावरण में, वातावरण में जब कोई मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव पूरी तरह से, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो, या समाप्त हो जाता है तो, हो जाता है तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या, शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिससे पेड़ पौधे तेजी से क्या होंगे, नष्ट होने लगते हैं, जिससे पेड़ पौधे, नो सर नो सर नो सर नो सर, नो पीडीएफ नो पीडीएफ, देख लो, जिससे पेड़ पौधे तेजी से नष्ट होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जिस चैप्टर में मुझे लगेगा पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, जैसे इवोल्यूशन वगैरह में कुछ स्थान पर, तो वहाँ पीडीएफ हम ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जीव गलती लिखे थे, चलो ठीक है अभी सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या तेजी से नष्ट होने लगते हैं, आगे लिखो, जिसका संतुलन बनाने के लिए, जिसका संतुलन बनाने के लिए, बनाने के लिए मांसाहारी जीवों, मांसाहारी जीवों का होना, मांसाहारी जीवों का होना आवश्यक होता है, होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, ठीक है ना। जिससे या जिसके कारण, जिसके कारण
यह है शिकार कर जीवों का भक्षण करते हैं। जीवों का भक्षण मतलब खाना, भक्षण करते हैं, ठीक है ना, भक्षण करते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकते हो, शेर शिकार करेगा किसका, हिरण का, हिरण का लिख सकते हो। और ये तो बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है ना। सर थोड़ा फास्ट। सर बीटी कपास बता चुके हैं, बीटी कपास, बीटी फसल के निर्माण की क्रियाविधि बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफियंस नामक जीवाणु का उपयोग कर रहे थे, वो बता चुके हैं, ठीक है ना। चलो चलो, कोई जीव कहने मतलब बहुत सारे जीव हो सकते हैं, इसीलिए एक जीव का पर्टिकुलर एक नाम नहीं लिख रहा, ठीक है ना। हाँ ये बात सही है, सिलेबस खत्म करने से क्या होगा, जब पीडीएफ में ही सब कुछ मिल जाएगा तो ठीक, ठीक है चलो अच्छी बात है। पर बच्चों हो गया, अगला ले लो। शाकाहारी जीवों की प्राकृतिक मृत्यु तो होती है पर इतना तेजी से नहीं मरते हैं मनदीप जी, ठीक है ना। बीटी को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस कहते हैं, ठीक, चलो ठीक है। आइसोलेशन, देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला, जनन पृथकता वाला ये था कि दो प्रजातियां अगर एक साथ रह रही हैं, ठीक है ना, जंगल में बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रह रही हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये सब तो मान लो घरेलू जीव हो गए, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल जंगल में निवास करती हैं, शेर बाघ चीता तेंदुआ भालू, ये सब चीज़ें। तो शेर और बाघ लगभग एक जैसे हैं, तो उसका जो मेल बॉडी फीमेल बॉडी एक दूसरे में क्रॉस कभी नहीं करता है। तो वो लाइगर वर्ड जो सुने हो वो प्राकृतिक रूप से लैब में तैयार किया गया है, ठीक है ना, बाघिन और शेर से, ठीक है ना। तो शेर का मेल वाला हिस्सा और बाघ का फीमेल वाला हिस्सा, इसको लेकर जनन की क्रिया कराई गई, कहाँ पर, लैब में या प्रयोगशाला में, तो लाइगर पैदा हुआ। तो वही चीज़, ठीक है ना, वही चीज क्या कह रहा है, प्राकृतिक रूप से नहीं होगा तो उसी को कहते हैं जनन पृथकता। लेकिन अगर उसी को कृत्रिम रूप से कराया जाए या उचित वातावरण देकर एक पिंजरे में उन दोनों को बंद कर दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उनमें जनन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्या लिखा है, एक प्राकृतिक वातावरण में जब कोई, अच्छा, जब कोई मांसाहारी जीव, दिमाग कहाँ काम कर रहा है यार, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पेड़ पौधे तेजी से नष्ट होने लगते हैं, जिसका संतुलन बनाने के लिए मांसाहारी जीवों का होना आवश्यक होता है, जिसके कारण यह शिकार कर जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक, चलो थैंक यू बाबू, आज वैसे भी दिमाग स्लो काम कर रहा है, ठीक है ना। अगला है स्पीसीज की उत्पत्ति, ठीक, अगला है प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति। तो इसके पहले आप लोगों ने इवोल्यूशन या विकास वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ, कोई बच्चा कमेंट करो तो, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, वो हम बता दे रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ। कल का पीडीएफ नहीं आया है, ठीक है अभी देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक है, कल का पीडीएफ देख ले रहे हैं, समुद्र में और जल में, ठीक है ना, वाटर में। देखो एक छोटी सी कहानी है जीवन की प्रजातियों की उत्पत्ति में, मैं उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हम पूरा एकदम इनिशियल से नहीं जा रहे हैं, पर ये परिकल्पना तुम्हारे बुक में पहले दी हुई थी, अभी उसको हटा दिया है, ठीक है ना, और इसी की जगह पे और बिग बैंग थियरी दी है, बल्कि बिग बैंग थियरी इससे रिलेटेड भी है, ठीक है ना, तो उसके पहले ये पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ अफ्रीका में, ठीक, ठीक चलो सुनो, कह रहा है कि जो तारे हैं, क्या है, तारे या तारों के जो समूह है, उसके समूह को हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं, निहारिका। ये स्टोरी दी हुई है, ठीक है ना, पहले बुक में, अभी आप लोग रिवाइज एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है उसमें ना। तो इसके तारों के समूह को क्या कह रहे हो, निहारिका, और ये किसी एक दिशा में गोल गोल क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो गोल गोल घूमने के कारण इनके केंद्र का तापमान हो जाता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। क्या होता है, विस्फोट। विस्फोट होने के कारण
कोई एक तारा इसमें से क्या निकला, बाहर निकला, और उस तारे को हम लोग मानते हैं क्या, सूर्य। तो सूर्य भी एक क्या हो गया, तारा हो गया। सूर्य भी क्या था, एक तारा था। और जब ये इससे बाहर निकला होगा तो ये भी पूरी तरीके से क्या रहा होगा, गर्म रहा होगा, ठीक है ना। तो गर्म होने की वजह से इसमें भी क्या हुआ, विस्फोट। विस्फोट होने की वजह से टोटल इससे कितने ग्रह निकले, 9 ग्रह निकले। 9 ग्रह निकले, मतलब उसके 9 टुकड़े हुए, जिसमें हम लोग उसे माना गया 9 ग्रह, ठीक है ना। 9 में से किसी एक को हम लोग मानते हैं क्या, पृथ्वी। 9 में से किसी एक को क्या मानते हैं हम लोग, पृथ्वी। कि पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है, सूर्य से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अभी हम नहीं समझा रहे हैं, बिग बैंग थियरी वाला वो तो बाद में हम समझा लेंगे, ठीक है ना, कैसे गैस मिले, कैसे बारिश हुई, वो सब चीजें, ठीक है ना। चल ठीक। तारों के समूह को क्या कह रहे हो, निहारिका। ये किसी एक दिशा में गोल गोल घूम रहे हैं, जिसके कारण इसके केंद्र का तापमान बढ़कर कितना हो गया, 15 लाख डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के कारण क्या, उसमें से एक तारा बाहर निकला, जिसे क्या कह रहे हो, सूर्य। और उसमें भी विस्फोट होने के कारण कितने ग्रह बने, 9 ग्रह बने। और 9 में से एक मान लिया क्या, पृथ्वी। तो जब सूर्य से ये ग्रह 9 निकले होंगे तो ये भी पूरी तरह से आग के गोले की तरह गर्म रहे होंगे। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं पृथ्वी पहले आग के गोले के समान क्या थी, समान थी। इसके पश्चात पृथ्वी के चारों तरफ जो सबसे पहले बना, क्या बना, सबसे पहले बना वातावरण। और उस समय वातावरण में 4 गैसेस थी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग थियरी है, उसमें से किसी एक को हम उठा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जब वातावरण में सबसे पहले आया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या हुआ, जल बना। और यह जल वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या होगा, गिरता रहा। वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या हुआ, गिरता रहा, जिसके कारण पृथ्वी क्या हो गई, ठंडी हो गई। पृथ्वी क्या हो गई, ठंडी हो गई। और पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात पृथ्वी पर जो भी पानी इकट्ठा हुआ था वो सब क्या हो गया, ठंडा होने के बाद बदल गया किसमें, बर्फ में। ठंडा होने के बाद बदल गया किसमें, बर्फ में। और बर्फ के बन गया क्या, बड़े बड़े ग्लेशियर, जो वर्तमान समय में अभी आप लोग देखते हैं। जिसके कारण पृथ्वी पर जिसकी शुरुआत हुई उसे कह रहे हो हिमयुग, हिमयुग। और जैसे ही मौसम धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा तो ये बर्फ क्या हो गया, पिघलने लगा। और पिघलने के कारण क्या हुआ, नदी, तालाब और साथ में क्या, समुद्र, समुद्र का निर्माण हुआ। और समुद्र तल के निचले सतह पर, निचले सतह पर पहले प्रोटीन का कण बना, जिसे कहा गया कोएसर वेट्स। और इसी कोएसर वेट्स नामक प्रोटीन से पृथ्वी पर किसकी शुरुआत हुई, जीवन की। और फिर जीवन में हुआ उत्परिवर्तन, जिसके कारण बने अलग अलग प्रकार के जीव। अलग अलग, अगल अलग लिख रहे हो, उत्परिवर्तन हुआ, जिसके यहाँ लिख दे रहा, उत्परिवर्तन, जिसके कारण पृथ्वी पर बने क्या, अलग अलग प्रकार के जीव। इसीलिए कहा जाता है उत्परिवर्तन एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास धीमे गति से होने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना। चलो ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पहले आए कौन से, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। आप मछली भी मानते हो, अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है, ठीक है ना। चलो यही आज का लास्ट टॉपिक था। अभी अगर किसी को लग रहा है कि इस चैप्टर में कुछ हेडिंग छूटा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको समझा दीजिए। शगुफ्ता परवीन जी, उर्दू का नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों आता है, हो सकता है उस टाइम सब सोए रहते हो, रहते तो सब लोग स्टूडियो में ही हैं। अर्थ पर पहला जीव अगर कहेगा तो प्रोटीन का कण, उसी को जीवित मानोगे, क्योंकि हम प्रोटीन से बने ही हैं। प्लूटो को ग्रह से, ग्रहों की श्रेणी से इसलिए हटा गया क्योंकि वो ग्रहों के पूरे मानक को तय नहीं करता है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रहों में जो जो लक्षण थे वो प्लूटो में नहीं थे, ठीक है ना। चलो, फैगोसाइटोसिस बता चुके हैं, जब भोजन को पूरी तरीके से वो निगल जाता है तो उस निगलने की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा या एकोस्की जीव या बहुकोष्की जीव। लाइट ईयर दूर है अभिषेक भारती जी, इसलिए दिखता नहीं है। डीएनए की पैकेजिंग इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर से रिलेटेड बताओ। अरे यार थोड़ा चक्कर टाइप आ रहा है, समझ थकान हो एकदम लग रहा है। पीसीआर को बता चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मोलिस ने सबसे पहले तैयार किया था। वो ये कह रहा था ना कि कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, वो बच्चा कहाँ गायब है। क्वेश्चन बैंक पास होने के लिए होता है बाबू, अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं होता।
शुभम कुमार जी, और वही इंसान जब क्या कहते हैं समाज के नज़र में आता है तो सभी से बुरा इंसान हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर उसके साथ आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ, बुराइयाँ, समाज के ताने सब सहने पड़ते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। फर्स्ट डिवीजन पास होने से मतलब नहीं है साहिल जमाल जी। कमेंट आरती कुमारी जी आ रहा है आपका? हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा है। चलिए, सहोकारिता सिम्बायोसिस आप लोग पढ़े नहीं हैं? पढ़े हैं, उसी का दूसरा नाम है सहजीविता। चलो फिलहाल सबका कोई कमेंट वैसा खास है नहीं। सब लोग यही कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि पीडीएफ से पढ़ा के जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। चलो अन्नू कुमारी जी डाउट लिखिए। सिकल सेल एनीमिया में होता है, जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़कर कैपिटल सी आकार की होने लगती हैं, ठीक है ना? इस चैप्टर का नहीं है ये। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, आई थिंक डाउन सिंड्रोम ही लिखा था। ओके ठीक है, विष्णु जी टॉपिक लिखिए। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित या यकृत से संबंधित बीमारियां, क्योंकि यकृत में पाए जाने वाली कोशिकाओं को हेपेटिक सेल कहता हूँ। नहीं, पढ़ाई बंद नहीं होगा, वन शॉट आएगा सिर्फ मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद। रेडिएटर उसी को परभक्षण, ठीक है ना, कहते हो। बुक आ जाएगा जल्दी, एक सेट मुझे बना के आ जाता तो उसमें करेक्शन वगैरह कुछ करना होता तो हम देख लेते हैं, अभी वो एक सेट आया नहीं। सफलता और असफलता के बीच कौन खड़ा है शुभम कुमार जी? आप खुद। आप अगर सफलता की राह पकड़ेंगे तो सफलता की जाएंगे, और बाकी तो समझ ही रहे हैं। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी। सहभोजिता, जब दो लोग परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हों भोजन के लिए। जैवीय कारक, प्रवास तो पढ़े हो भाई। माइग्रेन। अनुलेखन इस चैप्टर का नहीं है। अरे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? चलो ठीक है, जो भी बचा होगा हम किताब उठा के आज देख लेंगे, अगर एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना? चलो चलो, कल मिलते हैं इसी टाइम पर, ठीक है ना? सभी लोग ख्याल रखो दिन भर अपना, थोड़ा धूप से बचो, क्योंकि इस तरह धूप ज़्यादा हो रहा है तो तबीयत बहुत तेज़ी से खराब हो रही है। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पर, ठीक है ना? बाय। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, या एबरथेला टाइफोसा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है?